दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा जीएसटी पोर्टल पे जो एक्सपोर्ट इनवॉइस होता है उसी के बारे में कि जीएसटी पोर्टल पर आप अपने जो एक्सपोर्ट का आपका लेज़र होता है उसको किस तरह से एक्सेस करेंगे और इसके साथ ही उसके क्या क्या गाइडलाइंस होती हैं और जीएसटी पोर्टल पर जो एडवाइजरी है यानी कि उसकी कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिसके जरिए आपके जो भी एक्सपोर्ट की आप एंट्री करते हैं उसको आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं अपने जीएसटी पोर्टल पे। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने अपना जीएसटी पोर्टल जो है वो लॉगिन किया हुआ है और इसमें आपको जो भी आपकी एक्सपोर्ट की एंट्री आप करते हैं तो एक्सपोर्ट की एंट्री जो आप कैसे क्या करते हैं उसकी क्या गाइडलाइन है ये मैं अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको दिखा चुका हूँ। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बात करता हूँ एक्सपोर्ट का जो लेज़र होता है उसको आप कैसे एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पर आपको सर्विसेज पे आपको क्लिक करना है और सर्विसेज पे क्लिक करके जब आप रिफंड पे क्लिक करते हैं तो रिफंड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आप एक ऑप्शन आपको देखने को मिलता है ट्रैक स्टेटस ऑफ इनवॉइस डाटा टू बी शेयर्ड विथ आइसगेट। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि जितने भी आपके एक्सपोर्ट की जो एंट्री होती है यानी आपने जीएसटी पोर्टल के अंदर जो जीएसटीआर 1 के अंदर जो एक्सपोर्ट के जो इनवॉइस होते हैं उनकी आप एंट्री उसमें करते हैं तो वो एंट्री आपको यहाँ पर देखने को मिलती है एक्सपोर्ट का जो लेज़र होता है उसके अंदर। तो जैसे ही आप यहाँ पे सबसे पहले टॉप में आप देखेंगे ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे व्यू एक्सपोर्ट लेज़र। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको क्या होता है कि अपना जो एक्सपोर्ट का आपका लेज़र है आप देखेंगे कि यहाँ पर अभी जो आपका एक्सपोर्ट का जो लेज़र होता है ये आपको देखने को मिलता है और यहाँ पर अभी आप देखेंगे कि मेरा जो यहाँ पे बैलेंस है 0 आ रहा है, नेट IGST 0 और नेट सेस 0 और वो डेट आपको देखने को मिलती है। तो अब यहाँ पर ये जो लेज़र होता है एक्सपोर्ट का लेज़र, मैं आपको ये बता दूँ कि एक्सपोर्ट का जो लेज़र होता है जो आपकी एक्सपोर्ट की एंट्री आप अपने जीएसटीआर 1 के अंदर जब आप दिखाते हैं तो एंट्री जब आप करते हैं तो आपके सामने दो ऑप्शन होते हैं एंट्री करने के कि आप उस एंट्री को यानी कि विद टैक्स और विदाउट टैक्स, अगर आप विद टैक्स इसमें करते हैं तो वो वाला लेजर बैलेंस जो IGST अमाउंट जो बनता है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। क्योंकि आप विद टैक्स पेमेंट करते हो तो यहाँ पर मैंने अभी क्या किया, पहले जो मेरे दो इनवॉइस थे एक्सपोर्ट के उसमें मैंने एक इनवॉइस को विद पेमेंट किया था और एक को मैंने विदाउट पेमेंट किया था। तो जिसको मैंने विद पेमेंट किया था मतलब विद टैक्स पेमेंट किया था तो उसको मैंने जीएसटीआर 1 यानी जुलाई की जो मेरी जीएसटीआर 1 उसमें सेल मैंने दिखाई थी तो जीएसटीआर 1 के अंदर मैंने दिखाया था। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये प्लस के अंदर हो गया 312 रुपये 75 पैसे का अमाउंट था जो कि मेरा लेजर बैलेंस यहाँ पे दिखा रहा था जब तक मैंने अपने जुलाई मंथ की जीएसटीआर 3 भी मैंने फाइल नहीं की थी। उस केस में यहाँ पर ये 312 रुपये 75 पहले जो रुपये का जो ये IGST बैलेंस होता है वो यहाँ पर शो हो रहा था। बट इसको मैंने क्या किया फिर जीएसटीआर 1A के अंदर मैंने इसको अमेंडमेंट कर दिया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जुलाई के अंदर ही मैंने इसको क्या किया जीएसटीआर 1A के अंदर मैंने इसको अमेंडमेंट कर दिया और इसको मैंने विद टैक्स से विदाउट टैक्स में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पर ये जो पॉजिटिव में था यहाँ पर ये नेगेटिव में हो गया और मेरा लेजर बैलेंस यहाँ पे 0 हो गया। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो भी आप एक्सपोर्ट इनवॉइस आपका होता है उसकी एंट्री आप कर देते हैं तो जैसे आप अगर उसकी विद टैक्स पेमेंट करते हैं तो आप अपने जीएसटीआर 1 के अंदर अगर उसमें पोर्ट कोड आप एंटर नहीं करते हैं और शिपिंग का जो बिल होता है यानी शिपिंग के जो शिपिंग बिल के नंबर होते हैं वो अगर आप उसमें एंटर नहीं करते हैं तो जब तक आपका चालान जनरेट नहीं होता है जीएसटी पोर्टल से, वो मैं आपको दिखा देता हूं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही आप अपनी जीएसटीआर 1 के अंदर एक्सपोर्ट की एंट्री कर देते हैं तो उसमें जो टैक्सेबल अमाउंट आपका होता है वो IGST होता है और IGST जब तक वो जनरेट नहीं करेगा जब तक आप अपने जीएसटी पोर्टल पे AD कोड पोर्ट कोड और अपने शिपिंग इनवॉइस होते हैं और उसकी डेट और उसका अमाउंट आप कंप्लीट फीड नहीं करते हैं जब तक। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे अभी मैंने ये आपको लेजर दिखाया था तो मैं फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करता हूँ। दूसरा मेथड बता देता हूँ, ये तो मैंने डायरेक्ट आपके जितने भी एक्सपोर्ट के लेजर होते हैं उन सबका बैलेंस आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा तो यहाँ पर आप क्या होता है कि जैसे फाइनेंशियल ईयर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ 24-25 और यहाँ पर वो मंथ जून मंथ के अंदर मैंने यहाँ पे जीएसटीआर 1 की एंट्री फाइल की थी। तो जैसे मैं यहाँ पे जून सेलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे करता हूँ सर्च
तो आप देखेंगे इस तरह की टेबल आपको यहाँ पे देखने को मिलती है एक्सपोर्ट इनवॉइस की। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने जो है GSTR 1 के अंदर ये एंट्री की थी, मेरे 2 इनवॉइस थे ऐसे, और इसमें आप देखेंगे कि जो आइस गेट के अंदर इन्होंने GST पोर्टल ने उनको सबमिट किया है नहीं किया है, वो चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलती है कि इनवॉइस ट्रांसमिट टू आइस गेट यानी 0। मैंने जो एक्सपोर्ट की एंट्री की थी उसमें से एक भी इनवॉइस आइस गेट को जो है उसका चालान क्रिएट नहीं किया था GST पोर्टल ने। तो अब इसमें यहाँ पे है कि भाई इनवॉइस जो है आपको आइस गेट पे ट्रांसमिट जो है, मतलब जो ट्रांसमिट उसको क्यों नहीं किया गया था, मतलब ट्रांसमिटेड जो होता है कि इसमें जो दिक्कत थी यहाँ पे ब्रैकेट में दिया हुआ है, आपने जो शिपिंग बिल होता है या पोर्ट कोड होता है उसकी जो डिटेल्स होती है वो मिसिंग है, और मिसिंग होने के साथ ही वो इनकरेक्ट है। तो इस वजह से 2 ऐसे मेरे इनवॉइस थे जिसके अंदर की मैंने शिपिंग बिल, पोर्ट का कोड वो मैंने उसमें नहीं दिया। इस वजह से जो है GST पोर्टल पे उनका चालान क्रिएट नहीं हुआ, और चालान क्रिएट नहीं हुआ और वो आइस गेट पे सबमिट नहीं किया गया। और नीचे यहाँ पे है कि इनवॉइस आइस गेट ने कितने ऐसे इनवॉइस जो रिजेक्ट किए, जब आइस गेट के पास मेरे इनवॉइस गए ही नहीं तो रिजेक्ट कहाँ से होंगे, तो यहाँ पे आ गया 0। अब नीचे आप देखेंगे इसकी एडवाइजरी भी जारी की गई है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, 3 पॉइंट है इसमें, 1, 2 और ये 3 पॉइंट। तो पहला पॉइंट अगर मैं आपको समझाऊं तो यहाँ पर होता है कि जब आपका कोई इनवॉइस होता है ट्रांसमिट, अगर आइस गेट को अगर नहीं किया गया था, उसमें क्या होता है, नहीं करने का इन्होंने रीज़न दिया है कि आपका उसमें शिपिंग जो बिल होता है या पोर्ट को डिटेल्स जो होती है वो इनकरेक्ट है, अगर आपने फीड की है तो वो इनकरेक्ट है। और इसमें क्या होता है कि आप इसको रिव्यू कर सकते हैं, ये डिटेल्स जो होती है इसको, और इसके लिए आप क्या करेंगे, डाउनलोड जो फील्ड इनवॉइस, यानी आप देखेंगे कि नीचे जो यहाँ पर इसमें ऑप्शन आ जाता है डाउनलोड फील्ड इनवॉइस का। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, अभी आप देखेंगे कि ऑप्शन यहाँ पे आ नहीं रहा, तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये 2 मेरे इनवॉइस थे इनके ऊपर, तो यहाँ पर ऑप्शन आपके आप देखने को मिलता है डाउनलोड इनवॉइस जो होता है, डाउनलोड फील्ड इनवॉइस, यानी कि आपने जो एंट्री की है इनवॉइस की, ये ऑप्शन अभी इनेबल हो गया है। तो अब इसमें रिकमेंडेड जो होता है एक्शन, यानी एक्शन आपको क्या लेना है, तो इन्होंने यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि आप इसको क्या करते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं इस एरर को टेबल नंबर 9A के अंदर, और इसका जो सब्सिक्वेंट है GSTR 1 और GSTR 1A, यानी कि इसके अंदर आप अपनी जो अमेंडमेंट आप करना चाहते हैं वो इसमें कर सकते हैं। और इसके साथ ही आप इसके अकॉर्डिंग जो भी आपका एक्सपोर्ट जो सर्विस होती है, इन्होंने लास्ट में लिखा है कि नो एक्शन is required if the invoice are for the export of services, यानी कि अगर आपकी कोई एक्सपोर्ट सर्विसेज का इनवॉइस है तो उस केस में आपको अमेंडमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ये केवल आपकी गुड्स ऑफ जो होते हैं, आपको गुड्स अगर आप बाहर एक्सपोर्ट करते हैं उसके अंदर आपके जो पोर्ट कोड होते हैं उसमें आपको अमेंडमेंट करने की इसमें ज़रूरत होती है, यदि इसमें एरर आती है तो। अब यहाँ पर फिर सेकंड नंबर का दिया गया है, अगर ये जैसे आइस गेट की ओर से इसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, पहली चीज़ होती है कि ये आइस गेट पे इन्होंने जो नहीं भेजा उसकी यहाँ पे रीज़न दिया है, अगर रिजेक्ट कर दिया जाता है तो भी आपको क्या करना होता है, इसको अमेंडमेंट आप करेंगे, और अमेंडमेंट करने के साथ जो सेम प्रोसेस वहाँ पे दिया गया है, यानी आप टेबल नंबर 9A के अंदर इसको करेंगे, GSTR 1 के अंदर करेंगे, और इसमें जो करेक्शंस होती है उसको आप मैनुअल इसके अंदर ठीक कर देंगे। तो ये हो गया, और दोनों ही इसमें आप देखेंगे GSTR 1 और GSTR 1A का डाटा आपको इसमें देखने को मिलता है। तो ये तो हो गया कि एडवाइजरी, जब फर्स्ट नंबर का पेमेंट होता है कि GST पोर्टल जो होता है कि आपके जो एक्सपोर्ट के इनवॉइसेस होते हैं उसका चालान क्यों जनरेट नहीं कर रहा, उन्होंने यहाँ पे कह दिया कि विथ टैक्स के पेमेंट के केस में बात कर रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे अगर जो विथ टैक्स पेमेंट आप करते हैं तभी जाके यहाँ पर आपको इसमें पोर्ट कोड और उससे इनवॉइस की जो डेट होती है, शिपिंग बिल की डिटेल्स होती है, वो आपको इसमें फिल करनी होती है। अगर आप विदाउट टैक्स पेमेंट कर देते हैं तो उस केस में आपको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो अब मैं आपको इसका डाउनलोड करके भी दिखा देता हूं। जैसे मैं करता हूं डाउनलोड, और यहां पर एक एक्सेल की फाइल है वो डाउनलोड हो जाती है, और इसमें आपका जो मैंने यहां पर जो फाइल है अभी आपको दिखा देता हूं। तो ये वाली वो फाइल है, इस तरह से डाउनलोड हो जाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वो इनवॉइस का नंबर आपको देखने को मिलता है, और इसके साथ ही वो डेट मिल जाती है। तो इसमें 2 चीज़ यहाँ पे दी हुई है कि शिपिंग बिल और पोर्ट कोड जो डिटेल होती है वो इसमें मिसिंग है, इस वजह से इसका चालान जनरेट नहीं हुआ है। तो आप 2 चीज़ देखेंगे, शिपिंग बिल दोनों के अंदर सेम इशू है, यानी कि आप देखेंगे कि मैंने शिपिंग बिल और इसमें पोर्ट कोड की डिटेल इसमें मेंशन नहीं की थी, इस वजह से GST पोर्टल पे इसका चालान जनरेट नहीं हुआ, और ये आइस गेट पे जो है इसको सबमिट नहीं किया गया। तो ये चीज़ होती है, तो यहाँ से केवल, और ये चीज़ होती है कि जब आप फाइनेंशियल ईयर जो सेलेक्ट करते हैं, जब आपकी एक्सपोर्ट इनवॉइस की एंट्री होती है GST पोर्टल पे, तभी आपको ये टेबल आपको देखने को मिलती है।
अगर मान के चलो यहाँ पर अगर मैं कोई अप्रैल का मंथ सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मैंने अप्रैल मंथ के अंदर मेरी कोई एक्सपोर्ट की एंट्री नहीं थी, और जब मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ तो आप देखेंगे ये वाली टेबल आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि कोई भी आपका देखेंगे जो फाइनेंशियल ईयर मैंने सेलेक्ट किया, जो मंथ मैंने सेलेक्ट किया है, उस मंथ के अंदर मेरी कोई भी एक्सपोर्ट की जो एंट्री थी इसमें नहीं थी। तो जिस मंथ के अंदर जो एंट्री आपकी होती है उसी मंथ के अंदर या फाइनेंशियल ईयर के अंदर, वो जब आप फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करेंगे या मंथ आप सेलेक्ट करते हैं, तभी जाके आपको एक्सपोर्ट की जो एंट्री होती है वो जीएसटी पोर्टल पे देखने को मिलती है। तो यहाँ पर मैं अगर जून और जुलाई सेलेक्ट करूँगा, जैसे मैंने जून सर्च किया तो जून के अंदर ये टेबल देखने को मिलेगी और जुलाई के अंदर भी मिलेगी, क्योंकि जुलाई के अंदर मैंने इसको अमेंडमेंट किया था। तो मैं जैसे यहाँ पे कर देता हूँ जुलाई और मैं करता हूँ सर्च, तो जुलाई के केस में भी, जून और जुलाई के केस में दोनों तरह की ये मेरी जो एंट्रीज होती है वो देखने को इसमें मिलेगी। अगर मैं यहाँ पे अगस्त सेलेक्ट कर लेता हूँ तो उस केस में ये टेबल नहीं दिखेगी, क्योंकि जून और जुलाई के अंदर ही 2 महीने ऐसे थे, जून के अंदर मैंने एंट्री की थी और जुलाई के अंदर मैंने इसमें अमेंडमेंट किया था। तो दोस्तों ये था जीएसटी पोर्टल पे जो एक्सपोर्ट इनवॉइस होता है। इसके साथ ही जैसे मैंने आपको दिखाया था एक्सपोर्ट जो लेज़र होता है, सॉरी आपको मैंने एक्सपोर्ट लेज़र होता है, इसके अंदर आपको टोटल जितने भी आपके डेबिट क्रेडिट होते हैं वो सारी डिटेल्स आपको इसमें देखने को मिल जाती है। जीएसटीआर 1 में और 3B के अंदर जब आप फाइल करते हैं तो एक तरफ डेबिट होता है, एक तरफ क्रेडिट हो जाता है। अगर मैं इसको डाउनलोड करके आपको दिखा देता हूँ तो इसकी भी एक डाउनलोड करता हूँ, तो एक्सपोर्ट का जो लेज़र होता है उसकी डिटेल्स आप किस तरह से देखेंगे वो चीज़ भी बता देता हूं। तो इस तरह से आपका जो जीएसटी पोर्टल पे जो डाउनलोड करते हैं आप एक्सपोर्ट का जो ये लेज़र होता है, इस लेज़र की एंट्री आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलती है। और यहाँ पर क्या होता है कि रिटर्न का पेड जो होता है, रिटर्न टाइप कौन सा था, आपने जीएसटीआर 3B में किया है या जीएसटीआर 1 के अंदर जो एंट्री आप करते हो टेबल नंबर 6 में करते हैं, 6A के अंदर जो अपनी एक्सपोर्ट की एंट्री होती है उसकी डिटेल आपको यहाँ देखने को मिलती है। अगर आप उसमें जीएसटीआर 1 के अंदर करते हो या जीएसटीआर 1 में करते हो या जीएसटीआर के अंदर अमेंडमेंट करते हो तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलती है कि कब ये डेबिट हो रहा है, कब ये क्रेडिट हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे मेरी जो एक्सपोर्ट की एक एंट्री थी जो विद टैक्स के अंदर थी, तो इस तरह से आप इस जो एक्सेल की फाइल होती है इसमें आप अपनी डिटेल्स इसमें चेक कर सकते हैं, जो जीएसटी पोर्टल पे आप एंट्री करते हैं उसकी। तो यहाँ पर ये वाला चीज़ तो मैंने आपको दिखा दी, एक्सपोर्ट इनवॉइस में लेज़र वापस दिखाता हूँ। और इसमें अगर आपको ट्रांजैक्शन देखना है एज ए CSV जो आपकी फाइल होती है उसमें ट्रांजैक्शन की अगर डिटेल आप देखना चाहते हैं, ये ट्रांजैक्शन की जो डिटेल होती है सेम उसी तरह से होती है कि जो आपका आइस गेट पे अगर डाटा जो चालान क्रिएट होते हैं, चालान तभी क्रिएट होंगे जब आप अपने जीएसटी पोर्टल पे पोर्ट कोड और इसके साथ ही आपका शिपिंग इनवॉइस का अगर बिल की एंट्रीज डिटेल कंप्लीट डालते हैं, तभी आप जो जीएसटी पोर्टल है वो चालान क्रिएट करेगा और चालान जनरेट करने के बाद में वो आइस गेट को सबमिट करेगा और आइस गेट को सबमिट करने के बाद में आपका शिपिंग जो इनवॉइस होता है या शिपिंग बिल के अंदर जो आपका अमाउंट होता है और उसमें पोर्ट कोड होता है, तो उसमें जो अमाउंट अगर दोनों आपस में मैच होते हैं तभी आपको आइस गेट से एक रिफंड इनिशिएट किया जाता है और वो आपके सीधा जो बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है। तो उसी का पूरा स्टेटमेंट है जो कि आप यहाँ से कंप्लीट इसको चेक कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैंने आपको जो बताया था यहाँ पे जून और जुलाई के अंदर जब सर्च करते हैं तो ये टेबल जो होती है पूरी रिकमेंड किया जाता है कि कौन सी डिटेल्स को आप किस तरह से इसमें अमेंडमेंट करेंगे। मतलब जीएसटी पोर्टल खुद आपको ये थोड़ी सी गाइडलाइन देता है कि इन कंडीशंस के अंदर आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि जो टोटल आपका इनवॉइस होता है उसका चालान जो आपने एंट्री करते हैं, तो जीएसटी पोर्टल जब तक कोई चालान जनरेट नहीं करता है, जब तक आप उसमें अपनी डिटेल्स को कंप्लीट नहीं करते हैं। तो दोस्तों ये था जीएसटी पोर्टल पे एक्सपोर्ट जो लेज़र था उसकी पूरी बेसिक सी जो डिटेल होती है वो गाइडलाइंस मैंने आपको कंप्लीट बताई है। तो यहाँ पर आपको जो भी आपके एक्सपोर्ट के इनवॉइस होते हैं और उसमें ज़्यादातर मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप अपना विदाउट टैक्स के जो होता है उसमें पेमेंट के जो एंट्री करें, तो ताकि उस केस में आपको जो शिपिंग बिल होता है या पोर्ट कोड की एंट्री उसमें डालने की आपको ज़रूरत नहीं होती है। और उसमें आपका, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जब आप विद टैक्स पेमेंट अगर एंट्री करते हैं तो आपके लेज़र में से वो अमाउंट डिडक्ट होता है और होने के बाद उतना चालान जनरेट होता है और वही चालान आइस गेट को जाता है। और उस चालान के अंदर जो एंट्रीज आप इसमें करते हैं, अपना जो पोर्ट कोड होता है और पोर्ट कोड के साथ ही शिपिंग बिल आप देते हैं जिस डेट का देते हैं, या उसमें जो अमाउंट भी अगर मिसमैच होता है, अगर आपकी टोटल डिटेल ठीक है और एक अमाउंट आपका मिसमैच हो जाता है तब भी आपका रिफंड उसमें रोक दिया जाता है, आइस गेट से आपको रिफंड नहीं दिया जाएगा। तो मेरी तरफ से रिकमेंड यही आपको किया जाएगा कि जब भी आप एक्सपोर्ट की जो एंट्री करें उसके अंदर विदाउट टैक्स पेमेंट की आप एंट्री को सेलेक्ट करें, ताकि आपको किसी भी तरह के कोई भी इश्यूज जो होते हैं वो देखने को नहीं मिले। तो दोस्तों ये था जीएसटी पोर्टल पे एक्सपोर्ट लेज़र के बारे में। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।